हम सिंपली पढ़ते ही है, जब मेरे बोरोन के साथ 3 बॉन्ड्स बने होते हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। और अगर फोर्थ बॉन्ड भी बन जाता है तो क्या बन जाती है? उस पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन जाता है मेरा? sp। शेप नहीं दे रहा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा sp2 है, ये मेरा sp3 है। अब अगर मुझे किसी भी बोरोन के कंपाउंड में, सारे हम शॉर्टकट ही सीखने वाले, रिडॉक्स में इनडायरेक्टली हम सब कुछ सीखने वाले हैं, कुछ याद करने वाली चीज नहीं है। याद करने वाली होगी तो तुम अपना पी ब्लॉक में देख लोगे। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, अगर तुम्हें किसी भी कंपाउंड में, बोरोन के कंपाउंड्स में, ठीक है, बोरोन के कंपाउंड्स में देखना है कि मेरे कितने sp3 बोरोन है, कितने sp3 बोरोन है, तो सिंपल ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना, उसके अंदर देख लो उस कंपाउंड पर चार्ज कितना, जितना चार्ज होगा उतने हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ sp3 बोरोन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं देखना चाहूँ तो बोरेक्स याद है, ठीक है, जो पूछा जाएगा मैं उसी बात कर रहा हूँ। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल वाला Na2B4O7.10, ये होता है। अब इसके अंदर में चार्ज कितना है, इस पर कितने B4O7 2 माइनस, इसका मतलब क्या होगा, इसमें कितने sp3 कार्बन होंगे, वो बोरोन होंगे। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, इसके पास 2 sp3 है, तो बाकी कौन से होंगे? sp2। ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है समझने के लिए कि हमारे कितने चार्ज बोरोन होंगे, मतलब sp3 होंगे। ठीक है, सब कुछ सीखने वाली चीज है, आधी चीजें तुमने कभी पढ़ी भी नहीं होगी, तो हमारे डॉक्टर उसी पे डील करेगा सब कुछ। एक बार इसके अंदर बोरोन में देखना कौन सी टाइप ऑफ लिंकेज होगी, कंसेप्ट नहीं चलेगा। एक बार मुझे बताओ क्या लिंकेज होगी इसके अंदर बोरोन में? क्या बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है, तो इसका मतलब कैसे लिंकेज? ऑक्सी। तो ये बात क्लियर होगी, इतना हमें पता चल गया ऑक्सी लिंकेज होती है इसका स्ट्रक्चर। ये धीरे धीरे बनाते हैं, सारी बातें बताओ। ठीक है, अब बात आती है, लिख लिया, नोट कर लिया, बता देना। अभी कितना जल्दी स्टार्ट हो गई क्या? हमने टाइम पर की थी ना, जल्दी तो नहीं की ना हमने स्टार्ट। निधि बस मैंने इतना बताया, जो बच्चे अभी आया ध्यान से सुन लो, दोबारा रिपीट नहीं होगा। मेरे जो बोरोन की कंपाउंड्स हैं उसमें अगर मेरा ये 3 बॉन्ड्स बने होते हैं तो क्या होता है वो sp2, अगर 4 होते हैं sp3 होते हैं। अब अगर मुझे देखना है मेरा किसी बोरोन कंपाउंड में कितने sp3 का बोरोन्स है, कितने sp3 बोरोन्स है। सभी ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा था कि बोरोन कंपाउंड्स की, सब ध्यान से देखो। बोरोन के मेरा एक sp2 वाला होता है कंपाउंड जनरली, और sp3, मतलब बोरोन जनरली sp2 sp3 में होगा। जनरली क्या होता है इसमें, ये अगर उसके 3 बॉन्ड होते तो sp2 होता, सबको पता है। 4 हो जाते तो sp3 हो जाता है। इतनी बात तो बेसिक है, समझ आने नहीं चाहिए। अब बात है, हमें पता करना है किसी भी कंपाउंड्स में मेरे कितने sp3 बोरोन्स है, वो निकालना है। अगर हमें पता ही नहीं है स्ट्रक्चर तो सिंपल है बिल्कुल, बोरोन कंपाउंड्स में कितने sp3 बोरोन्स है वो हम कैसे देखेंगे, उस कंपाउंड के ऊपर चार्ज देख लो, जितने चार्ज होगा उतना ही उसके अंदर sp3 बोरोन्स होंगे। एग्जांपल मेरा बोरेक्स है, बोरेक्स का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2। तो इसके अंदर मेरा जो बोरोन है उस कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है, 2 माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 यहाँ पर sp3 बोरोन होंगे, और बाकी बचे 2, तो वो क्या हो जाएंगे, sp2। इतनी बात सबको क्लियर है? तो अब बात आती है, बोरेक्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं होता, लेकिन हमने इसकी हेल्प से क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ हमारे ऑक्सी लिंकेज कितनी है, कितनी आई है बोलो, आई है, ये तो पता चल गया, मैक्सिमम आई है 3+। ठीक है, तो इसके अंदर हम निकालेंगे कितनी ऑक्सी लिंकेज है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं बोरेक्स की, वो क्या होती है, ध्यान से देख लो क्या होती है, पता ही होगा तुम्हें, Na2B4O कितने होते हैं 5, और OH कितने होते हैं 4, और साथ में कितने होते हैं 8H2। एक्चुअली में ये होता है, वो कंडेंस्ड फॉर्म है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे यूज करने में भी, लेकिन स्ट्रक्चर बनाते टाइम दिक्कत देता है वो, तो ध्यान रखना एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मेरी ये है। ठीक है, और कोई नॉर्मली पूछ रहा है तो उसको वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां गलती कब हो जाएगी, जब वो पूछ लेगा इसके अंदर कितने H2 ऐड हो रखे हैं, तो हम वहां से देखेंगे तो क्या बोल देंगे 10, लेकिन एक्चुअली कितने होते हैं 8। ठीक है, तो याद कोशिश करो ये याद रखो, बाकी हेल्पफुल वो भी होता है कई छोटे मोटे क्वेश्चन से। तो अब खुद देखो, हमें पता तो चल गया यहाँ पर बोरोन की कितनी आ रही है, +3 निकाली थी अभी हमने,
पीछे, तो इसका मतलब ऑक्सी लिंकेज है। तो बस सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, 4 बोरोन बनाओ, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अगर हम बिल्कुल ट्रिक्स के हिसाब से चलेंगे तो क्या करना है, ऑक्सी लिंकेज, कितनी लिंकेज बनेगी, ठीक है 5 बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे 5 ऑक्सीजन है। इतना बना लो फटाफट साथ साथ, ठीक है, बनाना भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना बनाना, फिर समझ नहीं आता। कर लिया इतना। उसके बाद मेरा क्या बचेगा, 4 OH बनाने हैं, तो 4 OH लगा दो, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, और एक OH ये रहा। अब यहाँ पर देखो इस बोरॉन के कितने बॉन्ड्स हैं, 3, तो कैसा ये sp2, इसके कितने 3, तो ये कैसे sp2, और ये दोनों यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए Na+ आ जाएगा, इस पर भी नेगेटिव आएगा, स्टेबलाइज करने के लिए Na+ आ जाएगा, तो हमारा इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, बॉन्ड नहीं बनाते, आयनिक बॉन्ड ऐसे शो नहीं करते। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मेरा किसका बन गया, बोरेक्स का स्ट्रक्चर। समझ गए कैसे बनाना है, हमें क्या करना है, पहले 5 यहाँ पर क्या बना दो, ऑक्सी लिंकेज, 4 सब पे OH 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 लगा दो। इसके अंदर यहाँ पर मेरी ऑक्सी लिंकेज नहीं आई, जिसकी वजह से इनके 3-3 बॉन्ड रह गए। समझिए, अगर मैं तो हमारा क्वेश्चन पता क्या आता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बता दो तुम मुझे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बोरेक्स कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स इन बोरेक्स। तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर है, अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी, स्ट्रक्चर भी बना दिया मैंने, कितने हो गए बताओ, कितने 18, कितने 18, इनमें भी तो होगा, इसके 16 भी तो ऐड करोगे, तो आंसर क्या आएगा 18 + 16 कितना हो गया, बोरेक्स पूरा ही लेंगे, बोरेक्स के साथ में ये अलग से, ठीक है दहेज में आया ये तो। हाँ सबको लेने, समझ गए। तो सबसे बड़ी गलती होती है, पहली बात है जिनको नॉर्मल वाला पता है, ठीक है बोरेक्स का फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था वहीं पर गलत। दूसरी बात, किसी ने अगर ये भी बना लिया वो इनको भूल जाएगा, तो यहाँ पे भी गलत। तो ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड 34 होते हैं, रट्टा ना मारना, वहां पर उसी टाइम निकाल लेना अगर आ जाए। अब बात है, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूं, हाइड्रोलिसिस करते हैं इसकी, देखना ध्यान से देखना सब, हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ। अब मान लो मुझे क्या करना है, इधर बस ध्यान से देखना, बहुत आसानी से तुम हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बना लोगे। इसको एक HOH दे दो, ठीक है, तो H इसको दे दो, ये बॉन्ड टूट गया। अब यहाँ पर भी एक H ले आओ और एक OH ले आओ, जो OH के साथ जाएगा, ठीक है वो मेरा, ठीक है ऐसा बनेगा, ठीक है जिसकी तरफ O जाएगा उसकी तरफ H जाएगा, जिसकी तरफ कुछ नहीं जाएगा उसकी तरफ OH चला जाएगा। अब इधर आ जाओ, अगर मैं इसको H और OH दे रहा हूँ तो क्या होगा, इसको दे दो ऐसे, ठीक है जिसके पास O जा रहा है उसको H देंगे, जिसके पास कुछ नहीं जा रहा वहाँ OH, और कौन सा बचा ये, यहाँ पर क्या करो इसको तोड़ो, ठीक है यहाँ पर मेरा क्या आएगा HOH, तो ये इसका टूटेगा। तो अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो मेरा क्या बन रहा है, देखो इसका क्या बनेगा मेरा, बोरोन OH 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 और OH, ठीक है 2 ये बन जाएंगे और 2 मेरे क्या बन जाएंगे, बोरिक एसिड। ध्यान से देख लो तुम्हें दिख ही जाएगा। तो मेरे यहाँ पर 2 ये बन गए और 2 ये बन गए, मतलब हाइड्रोलिसिस और बोरेक्स से मुझे क्या मिलता है, 2 बोरिक एसिड और 2 उसके कॉन्जुगेट बेस। क्या हो गया, हाँ ये वाला भी टूटेगा, इसमें भी 2 H चला गया, ठीक है और OH चला गया, तभी तो 4-4 बॉन्ड बनेंगे। तो हाइड्रोलिसिस में हमें कुछ भी नहीं करना, जिसको O दे रहे हो उसको H दे दो पानी का, जिसको कुछ नहीं दे रहे उसको OH दे दो। हाइड्रोलिसिस यही तो होती है। अगर मैं पूछ लूं कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हैं, वही गिन लेना, ठीक है वो भी क्वेश्चन बन सकता है, कितने लगे हैं 1 2 और कौन सा लगा है 3 और ये 4 और एक 5, तो 5 लगे, ठीक है समझ गए। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरा एक एक्वस सॉल्यूशन है बोरेक्स का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स में क्या क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स में क्या क्या होगा बता दो, ये नहीं ऐसे नहीं नाम बोलो, बोरिक एसिड और कॉन्जुगेट बेस। और अब मुझे बताओ बोरिक एसिड कैसा एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है साथ में, तो क्या बन गया ये, तो मेरा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स क्या होता है, बफर की तरह एक्ट करता है, एसिडिक बफर की तरह। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मेरा एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स है उसमें मेरा यही प्रेजेंट होगा दोनों, एक वीक एसिड और साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस, तो वो कैसे एक्ट करेगा, एसिडिक बफर की तरह।
तो क्वेश्चन आ सकता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स कैसे एक्ट करता है, एसिडिक बफर की तरह। तो यहाँ से हमारे 3-4 क्वेश्चन निकले। एक तो अगर मुझे निकालना हो नंबर ऑफ sp3, कैसे देखेंगे, कंपाउंड पे कितना चार्ज है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, मेरा बोरेक्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कितने उसके ऊपर H2O लगे हुए हैं, वो हो सकता है। और क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ सकता है, वो वाला क्वेश्चन हो गया। और मेरे को कितने वाटर चाहिए, वो हमने देख लिया। और क्या हो गया कि वो अगर मेरा एक्वस सॉल्यूशन हो बोरेक्स का, वो कैसे एक्ट करता है, बफर की तरह। तो हमने इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस डील किए हैं अभी अभी और करेंगे। गिन लो ना, मेरे मैथ्स वीक है, ठीक है, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है। मैथ्स वाले कौन कौन हो, तो हाँ, तो IIT से हूँ तो नहीं, मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हेडिंग डालो, अगर मैं ऑर्थोबोरिक एसिड बोल रहा हूँ तो वो कौन होगा, ऑर्थो किसका था, जिसका कोई नहीं था। तो मेरे को बोरिक एसिड के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। बोरिक एसिड कैसा एसिड है, मतलब कोई से किस टाइप का। अगर मैं ऑप्शन दूं, मोनोबेसिक इस पे 3 H है, बोलो भाई, इस पे 3H+ है, क्यों नहीं देता, है भी तो तीनों O के साथ। आंसर करो भाई, सही लग रहा है मुझे। हाँ एक्सेप्शन, इनऑर्गेनिक आ जाओ, एक्सेप्शन बोल दो, बच जाओगे ना। वो सही बोल रहे थे, मेरे को सुनाई तो दे रहा था, वैसे इतने तेज तेज बोलते हो जो सब जब सही। क्योंकि जो मेरा बोरिक एसिड है वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ये होता है मेरा बोरिक एसिड। बेचारा बहुत गरीब है, गरीब कैसे, सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है पूरे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनडायरेक्टली खाली ऑर्बिटल बैठा है। तो क्या करेगा, पानी को कहेगा भाई प्लीज मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरी हेल्प कर दे। तो पानी क्या कहेगा, ले भाई ले, मौज कर ऐश कर। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, बोरोन के क्या बन जाएंगे, 4 बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएंगे, 4 उसके बॉन्ड। यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ये तो प्लस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरा नेगेटिव होगा, फॉर्मल चार्ज की बात हो रही है। अब ध्यान से देखो, इसको बनाना है तो बना लो, कोई वो नहीं। अब देखो यहाँ पर मेरा क्या होगा, अभी भाई H+ है, ये क्या करेगा, एक और पानी का मॉलिक्यूल आएगा, क्यों कहेगा भाई मैंने तुझे इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, लेकिन मेरे पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, मैं अब गरीब हो रहा हूँ। तो वापस वो क्या कहेगा, इसको अगर मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख दूं, ठीक है, एक H ये रहा और एक H ये रहा, ये पानी अपना आएगा H+ लेगा और इसको कहेगा भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन वापस रख, और मेरा क्या बना देगा वापस, ठीक है। और साथ में उसने रिलीज क्या करवा दिया, एक प्रोटॉन, या H3O+। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसने अपना तो एक भी H+ नहीं दिया, बहुत तेज निकला ये, दिखाते दिखाते गरीबू कटोरा लेके पहुंच गया, और क्या किया, पानी से ही उसका H+ निकलवा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा बोरिक एसिड लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्यों है, क्योंकि उसने क्या किया, यहाँ पर गरीबी दिखाई, और गरीबी में क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिए। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन होते हैं, लुईस एसिड। और उसने H+ भी अपना नहीं दिया, किसका दिया, पानी से निकलवाया है। तो मतलब क्या हो गया, मेरा जो बोरिक एसिड होता है वो ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है, ठीक है, वो कैसा एसिड है, लुईस एसिड। और H+ भी अपना नहीं देता, किससे मांग के देते हैं, पानी से। देख लो, नॉट अ ब्रोंस्टेड एसिड बिकॉज इट डज नॉट गिव इट्स H+, इट्स नॉट अ ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है। ऐसे क्या भाई दे 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 और कुछ दिया नहीं, ठीक है, बल्कि उसको ही लूट लिया। फिर लिखना, इट मेक्स वाटर टू लूज इट्स H+, इट मेक्स वाटर टू लूज इट्स H+। अब बात है ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस की, जो मैंने कल तुम्हें बोला था कि हम उसको अच्छे से बनाएंगे, बहुत आसान है। इसको नोट कर लिया सबने, ठीक है। हेडिंग डालो, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस कौन कौन सी थी, P4O6, P4O8, P4O10, तीनों लिख लो, तीनों का इकट्ठे बना देंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये बोरिक एसिड की एसिडिटी के ऊपर सवाल बहुत है, क्योंकि इसने अपना नहीं दिया कुछ। क्या, हाँ, वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस है ना, तो उसमें तो पूछने की बात ही नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे अब स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है, पहले मैं यहाँ से निकल रही उलझन से, तो यहाँ पर मुझे किस किस के बनाने हैं, P4O6, और हमने इसको उसमें लिखा था ना कि हम इसका उसकी हेल्प से नहीं बनाएंगे। इसमें कैसी लिंकेज होती है,
ये हमने वहां डायरेक्टली लिख दिया था, ऑक्सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 4 फॉस्फोरस, बिल्कुल ऐसे बनाना, आसानी से बन जाएगा। 4 फॉस्फोरस बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करो, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, कितने हो गए 4, एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, ठीक है। ये क्या बन गया मेरा P4O6। 4 फॉस्फोरस बनाओ, सबके बीच में ऑक्सी लिंकेज डाल दो। क्या हो गया, बोरिक एसिड बोला होता, जिसका कोई नहीं उसका अर्थ हो, जिसको भाई टशन चाहिए कि भाई होते हैं ना अपने नाम के आगे लगाने में उनको अच्छा लगता है, जैसे जो रेवाड़ी वाली साइड के होते हैं, ठीक है, वो राव लगाते हैं आगे, है यादव चाहे लेकिन राव भी लगा लेते हैं। है क्या कोई रेवाड़ी से भी, है क्या कोई, कोई बोले भाई ये क्या बोल दिया, कुछ गलत गलत नहीं बोलना, ठीक है, होता है, लगाते हैं, उनको अच्छा लगता है। अब देखो, अगर मुझे P4O8 बनाना है तो क्या करना है, सेम बिल्कुल सेम तरीका है, 4 फॉस्फोरस लटका दो, सबको एक एक ओ दे दो, लो भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, और तू भी ले ले, और तू भी ले ले, सबको दे दिया। बचे कितने ऑक्सीजन, कितने बच गए, 4 बच गए। बहुत बड़ी दुविधा होगी ये तो, मुझे तो 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे 2 देने ऑक्सीजन, एक मैं इसको दे दूंगा, एक इसको, मर्जी है, जरूरी नहीं है आपस इनको देना, इनको भी दे सकते हो, कभी सोच लो सर ने तो ऊपर नीचे दिए हैं, हाँ कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, किसी को भी दे सकते हो, मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है। अब P4O10 पे आ जाओ, 2 2 2 और ये 2, ठीक है। तो क्या होगा, 2 2 2 2 2 2, बचे कितने 4, बांट दो, बहुत पैसा है अपने पे, बांट देंगे हम। समझ गए ना कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है, 2 2 2 करके बना दो, बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये जो पार्ट था, थोड़ा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट था, वो हुआ। अब हम इनडायरेक्टली प्योर रिडॉक्स में घुसेंगे, हेडिंग डालो इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ठीक। उसमें भी अभी यूज होता रहेगा, कई चीजें सिखाऊंगा नहीं, लेकिन जहां पर अभी ये ज्यादातर इनऑर्गेनिक के हमने सारे डायग्राम्स वो बना लिए स्ट्रक्चर्स रिडॉक्स की हेल्प से, अब हमारा थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट कंसेप्ट चलेगा। एक बार NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन लिखना। अगर मैं रिएक्शन बोल रहा हूँ मतलब बैलेंस्ड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब मेरे 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, बन लिख ली। मेरे 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है इक्वल मोल्स ने रिएक्ट किया, दूसरा ऑप्शन है इक्वल मास ने रिएक्ट किया, तीसरा ऑप्शन है इक्वल इक्विवेलेंट्स ने रिएक्ट किया, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा क्या सीन है कि हमारे यहाँ पर अगर मैं मोल्स की बात करूं तो उसका सल्फ्यूरिक एसिड अकेला आ रहा है लड़ने, और Na2SO4 अपने भाई को लेके आ रहे हैं, मतलब 2 मिलके आ रहे हैं, तो मोल्स तो बराबर है ही नहीं। उसका मास की बात करूंगा, H2SO4 का अलग मास है, NaOH का अलग मास है। अब बात आती है इक्विवेलेंस की। इक्विवेलेंस क्या होते हैं तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही, एन फैक्टर का रोल आ जाता है इसके अंदर, तो हम इतनी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बेसिक्स में, मतलब डिटेल में जाएंगे लेकिन बेसिक्स में नहीं, तो ध्यान रखना। अब जैसे मेरा ये था NaOH और मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करवाया, तो मेरा क्या बना था Na2SO4, ठीक है, प्लस कितने H2O। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो मोल्स तो इक्वल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर H+OH की नहीं बात कर रहा, मैं एसिड और बेस की। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर मास की, तो तुम्हें पता है NaOH का अलग मास है, इसका अलग है, तो वो भी इक्वल नहीं है। लेकिन इक्विवेलेंट्स, ठीक है, इक्विवेलेंस जो है दोनों के, वो दोनों के सेम होंगे। तो हमारा जो पूरा इक्विवेलेंट कंसेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है कि मेरा हमेशा एक चीज दूसरे चीज के सेम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगी और इक्विवेलेंट सेम बनाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं A+2B गिविंग 3C प्लस मान लो 4D, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे जो नंबर ऑफ ए होंगे इक्विवेलेंट्स, ठीक है, इसको इक्विवेलेंट्स है सारे मेरे, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ बी के इक्विवेलेंट्स, वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ सी के इक्विवेलेंट जो फॉर्म हुए, और विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी के इक्विवेलेंट्स जो सारे के सारे सेम होंगे। मतलब क्या हो गया, अब हमारा बैलेंसिंग का कोई लोचा ही नहीं होगा, अब हमें बस क्या करना है, इक्विवेलेंट्स को बराबर कर देना। अब बात है इक्विवेलेंट्स क्या है, हमें इतना बेसिक में नहीं जाना, एक बात याद रखो सारा कुछ हो जाएगा। मेरा जो n होगा इक्विवेलेंट,
वो किसके इक्वल होगा, n इंटू एन फैक्टर। इतना भी ध्यान रख लेना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन होते हैं। मतलब अगर मैं n फैक्टर को n के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, n क्या है मेरा नंबर ऑफ मोल्स, और मुझे क्या दे देता है, n इक्विवेलेंट्स। अब मुझे बताओ n की जगह अगर वो तुम्हें, मतलब तुम्हें मोल्स नहीं दे रहा लेकिन मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रहे हैं, तो तुम्हें पता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ठीक है। और मान लो तुम्हें उसने नॉर्मेलिटी दे दिया और वॉल्यूम दे दिया, तुम्हें अच्छे से पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो एन इक्विवेलेंट्स के 3 फॉर्मूले है, पूरा चैप्टर इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। एक दो चीजें सिखा दूंगा, हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन जाए भाड़ में, हम पहले ही देख लेंगे प्रोडक्ट क्या बनना है। वो अगर हमें पता चल गया, ठीक है, वो भी ट्रिक में ही काम आएगा, तो हम कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसको थोड़ा नोट कर लो, हमेशा सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, जितने रिएक्ट करेंगे जितने बनेंगे वो हमेशा बराबर रहेंगे। जिसका हो जाए वो एक बार इस रिएक्शन को दोबारा लिखना, लिखो एक बार, जिसका हो गया वो इस रिएक्शन को दोबारा लिखो एक बार, और थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं ताकि बेसिक में कोई दिक्कत ना रहे। हाँ, जो ऊपर अभी इक्वेशन है ना उसको दोबारा लिख दो एक बार, जिसका हो गया, बाकी नोट कर लो। ये इक्वेशन को पूरा लिख लेना और इसमें कर लेना टाइम t इज इक्वल टू 0 लिख लो, जैसे हम रिएक्शन लिखते हैं ना, मुझे क्या क्या गिवन है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर NaOH है तुम्हारे पास 10 मोल और H2SO4 है 6 मोल, ठीक है। अब रिएक्शन चला दो, मुझे फाइनली बता दो क्या क्या बचेगा। NaOH है 10 और H2SO4 है 6 मोल्स। अब रिएक्शन को चला दो एक बार, वाटर को चाहे लिखना ना लिखना हमें मतलब नहीं है, वाटर की तो ऐसी की तैसी, बहुत पानी हमने पी लिया, पानी को छोड़ो, ये रब कर दो ना। ठीक है, मोल्स की टर्म में चलाना, दोबारा बोल रहा हूँ, अभी मैं मोल्स की बात कर रहा हूँ, मोल कंसेप्ट से करना है पहले इसको, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या, ध्यान से देखो, ये मेरा कितना था NaOH 10 और ये कितना था 6, ठीक है। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अगर दोनों रिएक्टेंट गिवन हो तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। 6 डिवाइड बाय 1 6, 10 डिवाइड बाय 2 5, बेसिक्स को मत भूलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मेरा खत्म कौन हो जाएगा, ये 2 से अगर 1 करता है या 1 से 2 करता है, कुछ भी मान लो, तो ये कितना खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म। ये कितना बच जाएगा, 1, क्योंकि इसके 1 से, मतलब यहाँ पे 2 से 1 ने किया था, तो 10 5 से करेंगे तो बचेगा कितना, 1। अब यहाँ पर मेरा ये कितना बनेगा 5 और ये 10, लिखना लिखो नहीं लिखना, हाँ लिखो, समझ गया। मतलब मेरा ये 1 मोल बच गया और ये मेरा 5 मोल। ये अभी हमने किससे किया, मोल कंसेप्ट से, किससे किया, मोल कंसेप्ट से, बिल्कुल रिएक्शन के हिसाब से। अब बात है अगर अब हम इसको इक्विवेलेंट से करें, ठीक है, बेसिक चीज है, इसके बाद इसके बारे में बात भी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बेसिक है, लेकिन एक बार स्टार्टिंग है, किसी को दिक्कत ना हो, भूल चुके हो तो इसलिए करा रहा हूँ। अब मैं इसको इक्विवेलेंट कंसेप्ट से करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, अब मुझे बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं है, मैं करूंगा ही नहीं, ठीक है, बैलेंसिंग मैं करूंगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखो मेरे कितने मोल्स है, ये 10, ये कितने थे 6, ये मेरे क्या थे मोल्स। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्विवेलेंट्स निकाल लूंगा इसके, तो मैंने अभी तुम्हें बताया था एन इक्विवेलेंट्स क्या होता है, n इंटू एन फैक्टर, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इक्विवेलेंट्स निकालूं, कितने हो गए इसके, ठीक है, कितने हो गए 10 और इसके 12, और ये भी कुछ भी नहीं है, अभी मेरे क्या इक्विवेलेंट्स, और हमने पढ़ रखा है इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये 10 खत्म, ये कितने बचे 2, ये कितने बने 10, ठीक है, पानी छोड़ो भाड़ में जाए। अब यहाँ पर देखो मेरे 2 इक्विवेलेंट्स बने हैं, हमें अच्छे से पता है मेरा जो इक्विवेलेंट होता है n इंटू एन फैक्टर होता है, तो n क्या होता है, n इक्विवेलेंट बाय n फैक्टर, यही होता है। अब यहाँ पे बता दो H2SO4 का n फैक्टर क्या होता है, इतना तो बताइए, 2 होता है। तो मैं 2 को अगर डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मेरे मोल्स आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 1, और इसका n फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो मैं इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से मेरे क्या आ गई मोल्स। अब ऊपर और नीचे तुम्हें दिख ही गया होगा कि हमने वेरीफाई कर दिया, दोनों से हम करेंगे तो आंसर सेम आएगा, 1 और 5, और इधर भी कितने 1 और 5। तो मतलब क्या होगा, चाहे रिडोक्स उससे करो मोल से, चाहे इक्विवेलेंट कंसेप्ट से, आंसर सेम ही आएगा। एक बार बताना था, कई बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए पहले हम बेसिक पे रख रहे हैं। इक्विवेलेंस कंसेप्ट बोलो, इक्विवेलेंट कंसेप्ट बोलो, एक ही बात है। मतलब हमने ये चीज प्रूव किया यहाँ पर कि दोनों से आंसर सेम ही आते हैं। कर लिया नोट सबने, जल्दी हो गए तुम। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन, फटाफट करेंगे, तुम्हें सबको आता है मुझे पता है, लेकिन फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इतने पार्ट को जो तुम्हें आता है
उसको मुझे पता ही है, जो नहीं आता उस पर थोड़ा टाइम लगाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। सबसे पहले लिखो एसिड्स, साथ में बेस का भी लिख दो। ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस इकट्ठे लिख दो, क्यों टाइम वेस्ट करें। एसिड का कितना होता है, तो यहाँ पर अभी मैं एसिड की बात कर रहा हूँ, बेस की सेम ही हो जाएगी। दो तरीके से हम डिफाइन करेंगे, एक तो मुझे सीधा क्या दे देगा, एसिड गिवन होगा, ठीक है, और एक वो मुझे क्या दे देगा, रिएक्शन। ध्यान से समझना, फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है वो तुम्हें रिएक्शन दे रहा है या वो तुम्हें सीधा एसिड दे रहा है। मतलब अगर वो तुम्हें सीधा बोल देता है HCl, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, कितने वो H प्लस दे सकता है, कितने 1, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा 1। और अगर मेरे को मान लो H2SO4 है, कितने H प्लस दे सकता है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 2। लेकिन अगर मुझे रिएक्शन गिवन है, मान लो मुझे रिएक्शन गिवन है H2SO4 प्लस NaOH, वो मुझे दे रहा है NaHSO4 प्लस वाटर, वो छोड़ो। अब मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा, एसिड का क्या हो जाएगा 1। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैंने जब H2SO4 का एन फैक्टर निकाला, वो क्या आ रहा है 1, यहाँ पर H2SO4 क्या आ रहा है 2। तो यहाँ से हम एक नई चीज सीखेंगे, नोट बना के इसको लिख लेना, जो एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर वो रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर हमारा एक चीज का नुकसान भी होगा, मोल कंसेप्ट को हम कहते हैं ना बेकार है, वहां पर हमारी ये चीज का फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताओ, अगर एन फैक्टर रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, एन इक्विवेलेंस किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो अगर एन फैक्टर ही डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एन इक्विवेलेंट भी डिपेंड करेगा। मतलब क्या हो गया, मेरे जो इक्विवेलेंस होंगे वो भी क्या होंगे, रिएक्शन डिपेंडेंट। मतलब क्या हो गया, हमें रिएक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई मेरा इसका इक्विवेलेंस कितने हैं। तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जब मैं आइडो और आईडी मैट्रिक पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर ये चीज काम आएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चला कि वो मेरे रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, वो हमने यहाँ पे प्रूव ही कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना, एसिड की अगर मैं H2SO4 बोलता हूँ, ठीक है, अगर रिएक्शन गिवन है तो रिएक्शन के हिसाब से बताना। ठीक है, अगर वो सीधा बोल रहे तो दो, हमें पता ही होती है, फिर भी लिख लो एसिड की क्या होती है एन फैक्टर, नंबर ऑफ H प्लस इट कैन डोनेट, नंबर ऑफ H प्लस इट कैन डोनेट, ऐसे लिख लो। और बेस की क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ OH माइनस इट कैन, वो अपने लिख लेना। ठीक है, जो थोड़ा बहुत जिन्होंने अभी स्टार्टिंग किया, कई तो करके आए होते, कई बिल्कुल ही 12th के बाद पहली बार ही कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे होते हैं, वो तो भूल गए होंगे। ठीक है, क्या बेटा एन फैक्टर, जूमिन एन फैक्टर क्या होता है नहीं पता क्या, ये तो दिक्कत हो जाएगी। पता है ना सबको एन फैक्टर क्या होता है, थोड़ा बहुत तो पता ही है। तो ये कुछ भी नहीं होता, एक टर्म है जो यूज करते हैं हम इक्विवेलेंट्स निकालने में, बस इतना मान सकते हो। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, फोर सोल्ट्स। क्या निकालेंगे, एन फैक्टर फॉर सोल्ट्स। यहाँ तक तो सब सोल्ट तक तो सबको आता ही होता है, वो मोल में भी किया होता है तुमने। ठीक है, जिनका नहीं हुआ उनको भी फिर भी आता ही होगा, सोल्ट तक का, रिडोक्स का भी थोड़ा बहुत आता होगा, थोड़ा बहुत मैं सिखा दूंगा। अब आता है, अब हम बात करेंगे सोल्ट्स की। सोल्ट का एन फैक्टर कितना होता है, टोटल चार्ज, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव, बात एक ही है। ठीक है, लाइट हो गया हमारे पास, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। मतलब टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिख लो, वो बेटर रहेगा। मतलब क्या हो गया, मान लो मैं ले रहा हूँ AlCl3, ये टूटेगा क्या बनाएगा, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 3, टोटल नेगेटिव कितना है 3 × 1 क्या हो जाएगा 3। मतलब एन फैक्टर क्या हो गया, चाहे तुम पॉजिटिव वाले को पकड़ लो चाहे नेगेटिव वाले को पकड़ लो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। समझ गए, एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ AlSO4, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना 2, ये मेरा टूटेगा तो किस में टूटेगा 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, नेगेटिव चार्ज, तो एन फैक्टर क्या हो गया 6। मतलब कुछ भी नहीं करना, टोटल चार्ज देख लो, या पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। उसके बाद फोर रिडोक्स रिएक्शंस, वहां से तुम्हारा खेला स्टार्ट होगा, ये तो तुमने पढ़ रखा था। फोर रिडोक्स रिएक्शंस, उसके लिए क्या होगा, नोट कर लिया ना सबने। अगर चलो रुक जाता है, तुम्हें फास्ट ना लगे, जिन्होंने नहीं कर रखा रुक जाओ 2 मिनट कर लो नोट।
सोल्ट के लिए हमें क्या करना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या नेगेटिव। मतलब अगर मैं AlCl3 को तोड़ता हूँ तो मुझे इसमें टूटा हुआ मिलेगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 3, टोटल नेगेटिव कितना है, एक के ऊपर -1 है तो 3 के ऊपर कितना होगा 3, तो एन फैक्टर क्या हो गया 3, साइन को नहीं लेना। ठीक है, अब इसके अंदर देख लो, इसके अंदर मेरे पास 2 एल्यूमिनियम है और चार्ज कितना होता है 3+, 3 सल्फेट है, चार्ज कितना होता है 2-, एक के ऊपर 3+ है तो 2 पे कितना होगा 6, या नेगेटिव का देख लो, एक के ऊपर 2 नेगेटिव है तो 3 पे कितना होगा 6, तो हाँ बात तो एक ही है, नोट कर लो आराम से। तुम कॉन्फिडेंट हो अपना रिडोक्स में, अगर तुम्हें एन फैक्टर निकालने को दे दो निकाल लोगे? वैसे तो सच्ची में पूछना है मुझे कि मैं स्पीड रखूं या ना रखूं, यहाँ तक तो मुझे लगता था आता है, रिडोक्स वाला आता है सबको, किसको नहीं आता, डर किसको लगता है 3 4 5, अच्छा आराम से करेंगे कोई नहीं। ठीक है, जो बोल रहे हैं कि हमें आता है तो वो मेरे 2-3 क्वेश्चन को पक्का आंसर देंगे। ठीक है, अरे हो जाएगा, इतना भी नहीं है, एन फैक्टर तो तुमने सब निकाले रखे होते हैं, एक ही आंसर क्वेश्चन है जो दिक्कत देगा बस, इतना तो चलता है। कर दूं रहो अब तो, लिखो कैलकुलेशन, अब लिखो फॉर रिडोक्स रिएक्शंस, फॉर रिडोक्स रिएक्शंस। अगर एक बात तुमने ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस केस में मेरा एन फैक्टर कितना होता है, इस केस में मेरा एन फैक्टर होता है, ध्यान से देखना, हमारे रिडोक्स के अंदर एन फैक्टर, इस बात को बहुत ही गहराई से समझना, हो जाएगा। एन फैक्टर होता है मेरा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान रखना नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कि मेरा कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है और उसमें मेरे कितने एटम्स हैं। अभी मतलब समझाऊंगा, ध्यान रखना नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर बस हम एक के लिए बात करेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग होगी देखो भी मत, बैलेंसिंग जाए भाड़ में, यहाँ पर इनडायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल भी बोल सकता हूँ, लेकिन लिख नहीं रहा, वो आगे जाके फिर दिक्कत देगा तुम्हें। ये समझ जाओ कि वो हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन होगा, क्वेश्चन के थ्रू समझ आ जाएगा। जैसे मेरा मान लो MnO4, ठीक है नेगेटिव है, ये किस में जाता है Mn2+ में। ठीक है, एसिडिक की बात कर रहा हूँ, एसिडिक मीडियम में, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7, तो यहाँ पर चेंज कितने का आ रहा है 5 का, और मेरा एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5, इसके एक मोल में कितने Mn है 1, तो मेरा क्या हो जाएगा ×1, तो आंसर क्या हो गया, समझ गए? अब देखो अगर मैं ले लूं C2O4 2- गिविंग CO2, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये ऑक्सलेट आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी निकाल लेना, क्या हो जाएगी +3, यहाँ कितनी है, तो एन फैक्टर क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है 1, लेकिन मेरे इसके एक मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझिए। और क्वेश्चन देखो, मुश्किल बाद में दूंगा, अभी तो समझ लो। Cr2O7 2- गिविंग Cr3+, यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, ठीक है, और यहाँ कितनी है +3, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने, लेकिन एक में कितने ये, तो क्या आ जाएगा, समझ गए? अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरा एक I2 है, वो जा रहा है I- में, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, किस में जा रहा है -1, चेंज कितने का 1 का, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, इसके एक मोल में कितने हैं 2, तो क्या आ जाएगा। अब अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं I- गिविंग I2, यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये -1 है 0, चेंज कितना है 1, एन फैक्टर क्या होता है कितने का चेंज हुआ और इसके एक मोल में कितने प्रेजेंट है एक ही, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बस ध्यान रखो इसके एक मोल में ये कितने प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? अब अच्छे क्वेश्चन दो, हाँ नोट कर लो, बहुत सिंपल होता है। कई बच्चों को बस ये, अगर ये वाली बात ध्यान रख ले क्वेश्चन हो जाएगा। कई बच्चे तुक्के मारने लग जाते हैं, बस ये चेंज देखा कहीं से, जो याद हो जाते हैं वो हो जाते हैं, फिर जो नए क्वेश्चन होंगे वो नहीं हो पाएंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन दूंगा, इसका बता दो अगर हो गया Na2H2O3 गिविंग Na2S4O6, इसको क्या बोलते हैं
थायोसल्फेट, और इसको हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन नेम है हाइपो, आगे बहुत यूज होगा, ये हाइपो भी है, ठीक है, हिप्पो नहीं हाइपो। इसमें क्या होगा एन फैक्टर, क्या होगा, बहुत बढ़िया, अभी मैंने मुश्किल दिया ही नहीं, तो खुश मत होना। देखो यहाँ पर इस पे कितना है, इसका कितना है 2 होगा, इसका कितना है 2.5, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0.5, एन फैक्टर क्या हो जाएगा 0.5, इसके 1 मोल में कितने हैं सल्फर 2, तो क्या हो जाएगा इनटू, आंसर क्या आ गया हमारा। उसके बाद मोहर सोल्ट का निकाल दो। मोहर सोल्ट पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद करो, थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा, और अंदर क्या होता है वो तो पता होगा है, नहीं वो तो पोटेशियम का दे रहे, मोहर सोल्ट वो याद होगा ना अंदर क्या होता है, ठीक है, तो वो लिख लो, कुछ नहीं है, याद नहीं रखना, फिर भी हमें पता होना चाहिए, कई बार वो डायरेक्टली ना पूछ ले, ये नोट कर लिया ना, क्या होता है ध्यान से देखो, FeSO4, ठीक है, डॉट NH4 का ट्वाइस SO4, मतलब सल्फेट है, Fe का सल्फेट, अमोनियम का सल्फेट, डॉट 6H2, ठीक है, यहाँ पर आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में, तो मोहर सोल्ट में ज्यादा नहीं पूछता, बस तुम्हें निकालना क्या, इसमें से Fe को निकाल दो, Fe2+ है इसमें, बाकी सबकी ऐसी की तैसी, कोई अपना चेंज नहीं करता इसमें, वो किस में जाता है Fe3+, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, ठीक है, चेंज कितने का आ रहा है +2 से +3, तो क्या हो जाएगा 1 × 1 है भी एक ही, तो क्या आ जाएगा आंसर 1। तो यहां तक सबने कर लिया, अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसका निकाल दो, जिसने समझा वही कर पाएगा, जिसने रट्टा मारा भी पता चल जाए किसने रट्टा मारा था। Fe 0.9 से मेरा Fe2O3 में जा रहा है, अब आ दोगे तो इस बार छोड़ोगे, क्योंकि उन्होंने अभी लग रहा था आ रहा है समझ, लेकिन वो आया नहीं था, ये करने के बाद सब आ जाएगा, ये फिनिशिंग के लिए बस, क्या रहा है 0 पॉइंट, क्या रहे ना 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 0.9 आ रहा है, रहता है, अब देखते हैं ना कितना को आता है, अभी तो मैं समझा भी दिया, जो बिल्कुल बेसिक पकड़ेगा उसका हो जाएगा, जो हवा हवा में सोच रहे ना आता है, कर ही नहीं रहे थे कोशिश, वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे थे, वो याद थे वो यूज कर रहे थे, तो उनका नहीं हो पाएगा, नहीं किसका कितना 0.72 तो नहीं आना चाहिए, 0.7 आएगा, 72 तो हो ही नहीं सकता, दिखाना है, कोई बात नहीं, चलो देख लेना, हुआ जल्दी ट्राई कर, हो गया, आ गया 0.7, देखा, तुमने ऐसे किया, तुम्हें ये तुम अपना मिक्स वाला लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको सिंप्लीफाइड मैनर से करेंगे, जिसको पता होगा +2 +3 का मिक्सचर है वो कर पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह कुछ और देता था, ठीक है, मान लो 2 या 3 देता था, मान लो 2 या 3 दे रहा हूँ, तो तुम इसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे, तो यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा 0.9x -2 = 0, तो x क्या हो जाएगा 2/0.9, क्या बन जाएगा 20/9, ठीक है, ऐसे निकालते थे, बेसिक पे जाओ बिल्कुल, अगर मैं तुम्हें कोई दे देता था किसी का भी, मान लो कौन से कि हमने H2 का दिया है, ऑक्सीजन का निकालना, तो इसको x मानते हैं और साथ वालों को, वैसे कि इसकी कितनी है 2x - 6 = 0, तो x क्या आ जाएगा +3, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, क्या होगा डेल्टा, अगर मैं निकालू तो क्या आ जाएगा 3 - 20/9, क्या बन जाएगा ये 7/9, अभी मेरे किसके लिए आया, इसके लिए, एक के एक एटम में मेरे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, अब एक बार बताओ इसमें मुश्किल क्या था, हाँ वो वाला फिर वो हो गया ना, जिसको सॉलिड वगैरह पढ़ रखा है, जिसने पढ़ रखा है वही कर पाएगा,
हम तो अपने बेसिक्स पे रहेंगे ना। बेसिक्स तो यही कहता था, अगर मुझे इसकी नहीं पता एफ की तो मैं ऐसे निकालूंगा x मान के, उससे भी हो जाएगा। 2x ले लो, 3x ले लो, उससे फायदा नहीं है। एक को 2x मानोगे, एक को 3x मानोगे, निकालोगे x कितना है उसमें, उससे बेटर तो मेरे हिसाब से तो यही है। इसके अंदर तुम्हारा सॉलिड भी अगर नहीं आता तुम कर सकते हो। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तुम्हें मजे आ रहे हैं, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कहेंगे भाई इसके अंदर तो +0.9 था, ये +2 +3 में कहाँ चला गया भाई? आइला ये क्या हो गया? बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। अभी मैं आइसोमेरिज्म कराऊंगा ना, उसके अंदर मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, वो भी नहीं करेगा। अगली हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन नोट कर लिया ना? यहां से तुम्हारा एक्चुअल रिडॉक्स स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखना। वैसे ये भी रिडॉक्स है, ये तड़का था बस, ठीक है। अब हमें जो भी बनाना है, राजमा बनाने हैं, छोले बनाने हैं, जो भी बनाने हैं, अब वो बनेंगे जब हम सारा कर लेंगे। तड़का हो गया हमारा तैयार। अगर तुमने एक छोटी सी बात समझ लिया ना, जो भी समझाऊंगा क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। होती और भी टाइप की रिएक्शंस है, लेकिन हमारे लिए काम की बस ये 3 ही है, तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ज्यादा करवा दूंगा फिर तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। उससे बेटर है हम बस जो कॉमन है टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिनके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, और बाकी फालतू की डेफिनेशन से याद रख के कोई फायदा नहीं। एक सबसे पहले मेरी होगी सिंपल, सिंपल रिडॉक्स। दूसरी हो गई मेरी कंबाइंड। तीसरी हो गई मेरी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन मेरे पास 3 टाइप की होती है। मैं कुछ ज्यादा इनकी डेफिनेशंस नहीं बोलूंगा, मुद्दे पर आएंगे, समझेंगे होता क्या। सिंपल में मेरा क्या होगा, मेरा एक ए होगा, एक बी। एक ही मॉलिक्यूल में ए और बी होंगे, ठीक है। ए मेरा या तो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, बी क्या हो रहा होगा, रिड्यूस, ठीक है। कंबाइंड में मेरा क्या होगा, ए बी होंगे, ठीक है, या तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे, ठीक है, या दोनों रिड्यूस हो रहे होंगे। सिंपल सी बात है, अभी एग्जांपल कराऊंगा समझ आ जाएगा। डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, ए बी है मेरा, उसमें एक हो रहा होगा ऑक्सीडाइज, ठीक है, इसी का दूसरा हो रहा होगा रिड्यूस, ठीक है। इसी में मेरा क्या हो रहा है, ए ही ऑक्सीडाइज और ए ही रिड्यूस हो रहा होगा। एग्जाम्पल दूंगा वहां क्लियर हो जाएगा। सिंपल में अगर मैं बात करूं, देखो मेरा एग्जाम्पल है PCl5, ठीक है। PCl5 में मेरा PCl3 + Cl2 होता है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, यहाँ कितनी है, +3, यहाँ किसकी है, क्लोरीन की, -1, ये मेरी -1 और ये मेरी क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो रहा है, रिड्यूस, ठीक है। मैं इसको R लिख देता हूँ, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ठीक है, और ये मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर जो मेरा, अगर इस रिएक्शन के लिए मुझे एन फैक्टर निकालना है, ध्यान से समझना, एन फैक्टर क्या होगा, या तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन निकाल दो, या एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं प्रेफर करूंगा कि तुम रिडक्शन वाला लेना, रीजन बताता हूँ प्रेफर ये वाला करना। रीजन देखो, मैं पहले मान लो ऑक्सीडेशन पे, रिडक्शन पे जाता हूँ, रिडक्शन किसका हो रहा है, +5 से +3, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2, एटम्स कितने हैं, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। अब मैं एक बार ऑक्सीडेशन वाला भी दिखाता हूँ, यहाँ -1 है, 3 में तो वो -1 में ही जा रहा है, और 2 में कहाँ जा रहा है, 0 में। तो चेंज कितना हो गया, 1 से 0, क्या हो गया, 1 का चेंज। लेकिन कितनों में चेंज आ रहा है, सिर्फ 2 में, तो एन फैक्टर उससे भी क्या आ जाएगा, 2। वो मैं इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर वो 2 में टूट रहा है। तो हम रिडक्शन वाला लेंगे ना, उसमें वो बस हमेशा 1 में टूटेगा। आंसर दोनों से 2-2 आ रहा है, लेकिन हम रिडक्शन वाला प्रेफर करेंगे। जिसको दिक्कत होती है देखना, तुम ये भी देख सकते हो, दोबारा बताता हूँ, यहाँ क्लोरीन 5 है, ये 3 और 2 में टूटा, यहाँ पर सेम रही, तो ये तो रिडॉक्स हुई नहीं। यहाँ पर चेंज आया, 0 में गया, तो यहाँ पर देखो -1 से 0 गया, चेंज कितने का हुआ, 1 का। लेकिन कितने क्लोरीन ने चेंज किया, 5 में से सिर्फ 2 ने, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 × 1। तो आंसर दोनों से क्या आ जाएगा, इसका 2। फॉर्मूला ये रहेगा कभी भी मेरी अगर सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसी में अगर मैं तुम्हें वो दे दूं, SO3 गिविंग SO2 + O2, इसका लिख दो कितना बनेगा, SO3 गिविंग SO2 + O2। पहले नोट कर लो, चलो फिर कर देना, पहले नोट कर लो, मैं भूल जाता हूँ यार, नोट भी करना था। देखते हैं, पिछले में तो इतनी आवाज नहीं निकल रही थी, वही तो कह रहा हूँ।
नोट कर लो, उसके बाद वो क्वेश्चन कर लेना, पहले नोट कर लो। करे कौन सा क्वेश्चन दिया मैंने, मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ। मेरा SO3 गिविंग SO2 प्लस O2, यहाँ पर इससे कितनी है +6 -2, ये कितना है +4 -2, ये कितना है 0, तो ये +6 से किसमें गया +4, चेंज कितना है 2 और है भी कितना 1, तो सीधा आंसर निकाल दो तुम 2। यहाँ से भी देख लो ये 3 थे, ठीक है, -2 से -2 में गए, 2 यहाँ गए 0 में, तो यहाँ पर चेंज कितने का हो रहा है 2 का, लेकिन कितनों में चेंज हुआ बस, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2 जाएगा। ठीक है, तो बेटर है वो यूज करना है जहां पे मैंने गोला डाला है, ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं। अब कंबाइंड पे देखें, कंबाइंड में क्या होगा, डार्क वाला ले आया, देखो देखो ये रहा डार्क, ठीक है, देखो इधर क्या है, कंबाइंड का एग्जांपल लेते हैं, मेरा क्या है FeC2O4, ठीक है, गिविंग Fe2O3 प्लस CO2, यहाँ पर ध्यान से देखना, Fe यहाँ कितने में +2, क्योंकि हमारा ऑक्सीलेट पे क्या होता है 2 तो ये क्या होगा +2, यहाँ कितने +3। अब यहाँ पर आ जाए, कार्बन कितने कितने में था इधर +3 में, और यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, ये भी ऑक्सीडाइज और ये भी ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर मेरा एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन, दोनों ऑक्सीडेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को बस ऐड कर दो, तो यहाँ पर मेरा कितना बन जाएगा, कितने का चेंज आ रहा है, पहले में 1, दूसरे में क्या हो रहा है 3 से गया 4, एक का चेंज है कितने 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं 1 और 2 लिख देता हूँ, इसको तुम O2 ना समझ लेना, छोड़ो, ये मेरा 1 और ये 1 डैश कर देता हूँ। समझ गए, कंबाइंड में मेरा क्या होगा, दोनों ऑक्सीडाइज या दोनों रिड्यूस होंगे, किससे नहीं, हाँ तुम्हें पता क्या डाउट आता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें लग रहा है अभी तक तुमने रिडॉक्स में क्या पढ़ा था, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस, यहाँ ये तो अभी कंप्लीट थोड़ी है, इसको तो हम आगे किसी का रिएक्ट करवाएंगे, तो ये ना सोच लेना यार ये तो लगी होगी रिडॉक्स ही बदल गई, रिडॉक्स वही है, ये मान लो भी हमारा आधा कॉम्पोनेंट हो रहा है, उसको मैं KMnO4 का रिएक्ट कराऊंगा, तो अगर मुझे इसका एन फैक्टर निकालना होगा तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, ठीक है, एज अ होल काम करेगा ये, ठीक है, तो वहां पे भी अप्लाई करवाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। अब मैं बात करता हूँ डिस्प्रोपोर्शनेशन की, ठीक है, तो इसमें मेरा क्या होगा, एग्जांपल देखो, अगर मेरा H2O2 है, ठीक है, वो क्या बनाता है मेरा H2O प्लस O2, यही बनाते हैं, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1, यहाँ कितनी -2 और यहाँ 0, तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा हो रहा है रिड्यूस और यही मेरा क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकलता है, 1/n फैक्टर इज इक्वल टू 1/n फैक्टर ऑक्सीडेशन वाला प्लस 1/n फैक्टर रिडक्शन वाला, तो इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, मतलब बस दोनों को रेसिप्रोकल लेके ऐड कर देना, ये ब्लू वाले सब बेकार हो रखे हैं और नहीं बड़े, अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूं, बताना मेरा इसके लिए कितना आएगा, -1 से कहां जा रहा है -2, कितने का चेंज 1 का, कितने है 2, तो मेरा क्या आ जाएगा, एक मेरा आ जाएगा, कौन सा ये मेरा हुआ है रिड्यूस, तो इसका क्या आ गया मेरा 2, अब यहाँ -1 से क्या जा रहा है 0, ठीक है, और ये है कितने 2, तो यहाँ पर भी एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का भी क्या आ जाएगा 2, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा 1/n फैक्टर इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, कितना बन गया 1, तो एन रेसिप्रोकल ले लो, इसका क्या बन जाएगा, क्या चीज, तो ये उसमें भी तो गया, दो में चेंज हो रहा है ना, एक ही ट्रिक रखोगे तो आसान रहेगा, वरना कॉम्प्लिकेटेड, अगर हम बीच बीच में अपना चेंज कर देंगे, वही चीज रखो, कितने एक मोल में कितने, उससे मल्टीप्लाई करना। एक और क्वेश्चन देता हूँ तुम करना, ठीक है, मेरा है I2 गिविंग I माइनस प्लस IO3 नेगेटिव, इसको कर दो, जिसने ये कर दिया वो समझ लो कर देगा, क्या 5/3 आंसर है, ठीक है,
तुम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई करना चाहता है तो। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है। क्या बन जाएगा मेरा, n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन, n फैक्टर ऑफ रिडक्शन डिवाइड बाय n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस n फैक्टर ऑफ रिडक्शन। एलसीएम ही तो लेना है, ठीक है। ऐसे कर लो, याद रहता है, ये कई बार भूल जाते हैं, बस गलती मत कर देना। ठीक है, तो एक ही फॉर्म याद रखो, वो बेटर रहता है। देखो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, ये कहाँ है 0, ये क्या गया -1, और ये +5 यहाँ आ गया, और यही आगे यहाँ आ गया। तो चेंज कितने का हुआ है, 1 का। एटम्स कितने हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2। यहाँ पर देखो चेंज कितने का, एटम्स कितने हैं, तो कितना आ गया 10। तो बस वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 × 10/2 + 10। यहाँ पे अभी हमने सिंप्लीफाई कर दिया, क्या बन जाएगा मेरा 20/12, क्या बन गया 5/3। समझ गए। असली मजा तो अब स्टार्ट होगा, जहां पे अब हम भविष्यवाणी करेंगे कि क्वेश्चन में कैसे पूछेगा वो। हम प्रिडिक्ट कर देंगे प्रोडक्ट क्या बनेंगे पहले ही, क्वेश्चन देने से पहले। अगर मैं तुम्हें बोलूं कोई मेरा एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग मिनिमम में है, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वो, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरों क्या करेगा, तो वो एजेंट कैसा काम किया, रिड्यूसिंग। और अगर कोई मैक्सिमम में, तो भाई उसके बस का तो है नहीं और ऑक्सीडाइज होना, तो क्या करेगा, खुद रिड्यूस, दूसरे को ऑक्सीडाइज। तो ऐसे कंफ्यूज ना हुआ करो, सोच लिया करो कि वो पहले मिनिमम में है, उससे कम तो हो नहीं सकता, लेकिन वो है कि मैं उससे ज्यादा जा सकता है। वो दूसरे को जब वो करेगा, क्या करेगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, और खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो लिख लो एलिमेंट इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं इसमें, वो समझ ही नहीं पाते, बिल्कुल बेसिक से समझा करो। और लिख लो एलिमेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आता है प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रिडिक्ट करते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। लक्ष्य बनेगा बनेगा, टेंशन वाली बात नहीं, आगे कराएंगे इसको। हमारा आइडोमेट्री में यही तो चलेगा, आइडोमेट्री में यही तो करेंगे हम, टेंशन ना लो। अब हेडिंग डालो प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को अब हम चलते हैं प्रिडिक्ट करने की क्या बन सकता है, क्वेश्चन उसके बाद में करेंगे। ठीक है, पहले इतना ही जगह बहुत है। सबसे पहले लिखो मेरा एक है, फिर भी बोलेगा, अगर मेरा KMnO4 है, ठीक है, या KMnO भी रहने दो, हम MnO4 की बात करते हैं क्योंकि वो तो बस बैठ के तमाशा देखेगा। अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में लेता हूँ तो मेरा क्या बनेगा Mn2+। अगर मैं लेता हूँ बेसिक में, बेसिक छोड़ो, पहले मैं लेता हूँ बेसिक बोल लो या न्यूट्रल बोल लो, ठीक है। जब तक वो हाईली बेसिक नहीं बोलता तो हम यही मान के चलते हैं, ठीक है। स्लाइटली बेसिक और न्यूट्रल एक ही बात होती है। तो यहाँ पर वो किसमें जाते हैं, किसमें, और अगर मेरा स्ट्रोंगली बेसिक होगा, ध्यान रखना यहाँ पर स्ट्रोंग जब तक नहीं बोलेगा हम यही मान के चलेंगे। अगर वो स्ट्रोंगली बेसिक देता है तो मेरा क्या बनता है MnO4 2-। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, यहाँ कितनी है +4, यहाँ कितनी है +6। तो यहाँ पर चेंज कितने का हो रहा है, कितने का, ये +7 था ना, कितने का चेंज हुआ 5 का, और यहाँ पर हुआ 3 का, और यहाँ 1 का। तो एक चीज याद रख लो, एक बार एक मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, ठीक है। मैच क्या था, बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश ने रन मारे थे 153। ये एन फैक्टर है, बेसिक में 1, एसिडिक में 5 है, 1 3 5 क्यों, एसिडिक में 5 है ना एन फैक्टर, रट्टा थोड़ी मारना है, ये भी तो देखो ना मैंने तो 1 1 3 5 पढ़ा था, ये भी तो देखो ना, एसिडिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है, ये बेसिकली ऐसे याद रखो बेटर है। इसका कलर क्या होता है, लाइट पिंक, भाई इतना तो याद होना चाहिए। इसका क्या होता है, इसका ब्राउन, नहीं पता कलर किसी के, इसका इसका ग्रीन। यही अगर मैं Cr2O7 2 नेगेटिव की बात करूं
वहां पर हमेशा वो एसिडिक में करेगा, एक ही होगा मीडियम, तो क्या बनाता है वो Cr3+। इसका कलर क्या होता है ग्रीन। ठीक है, यहाँ पर कोई मीडियम की टेंशन ही नहीं लेनी, हमेशा हमारा यही बनेगा। ये एन फैक्टर का, ये बी एन, ठीक है, और ना समझ लेना, मतलब ये हमारा एन फैक्टर की ट्रिक भी मेरे को तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने फिर भी लिख दी, कई भूल जाते हैं तो लो। सबसे अच्छी चीज मेरे को करानी थी, मैं वेट कर रहा था उसका पूरी क्लास में। टाइम हो गया, कितना हुआ है जी? चलो वैसे ओरली आ गई, ठीक है, मैंने मन से बुलाया लाइट को, वो भी अच्छी बात होने वाली थी। अब बात है प्रिडिक्शन ऑफ अनायंस, ये इंपॉर्टेंट केस है। हम अनायंस को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, ध्यान से समझना, हम अनायंस को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है, बस इसके बाद छोड़ दूंगा, ये मेरे फेवरेट चीज है आज की क्लास की, तो इस पर ध्यान देना। इतना ही हमें स्पेस बहुत है, इतना ही बस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, मेरे को अनायंस प्रिडिक्ट करने हैं, ठीक है, अनायंस, ये फिर ब्लू आ गया, ब्लू पीछा नहीं छोड़ रहा, ठीक है, मुझे अनायंस प्रिडिक्ट करने हैं। तो सबसे पहले मेरे 3 टाइप के, ध्यान से देखना, एक होता है 8, ठीक है, एक होते हैं आइट, और एक होते हैं आइड। अभी समझ आ जाएगा, एक तरह तुम नोमेनक्लेचर ही मान सकते हो, पता चला कैसे नामकरण होता है। अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मेरा जो इक एसिड था, इक एसिड है ना, हमने पढ़ा इक एसिड जो अपनी मैक्सिमम में होते हैं, उसमें से अगर मैं सारे के सारे H+ रिमूव कर दूं, ऑल H+ रिमूव्ड, तो मुझे क्या दे देते हैं 8 आयंस, अनायंस, ठीक है। अगर मैं अब 8 है जो, उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दूं, तो मुझे क्या दे देते हैं 8 आयन। कोई रट्टा नहीं मारना, भूल जाते इसको सल्फेट बोले सल्फाइड, समझ लो यहां से आता है वो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब क्या होगा, या मैं आइट एक और तरीके से बना सकता हूँ, याद है मेरा एक अस एसिड था, अस एसिड में से मैं सारे H+ रिमूव कर दूं, ऑल H+ रिमूव, तो भी मेरा आइट बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मेरा क्या है H2SO4, वो क्या होता है एक एसिड, उसमें से सारे H+ निकाल दो, क्या बनेगा, इसका नाम क्या होता है सल्फेट। ये तो तुम्हें नाम पता है, इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि इसकी हेल्प से नाम सारे आते हैं। अब अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन निकाल दूं, क्या बनेगा SO3 2 नेगेटिव, क्या बन जाएगा सल्फाइड। और यही अगर मैं H2SO3 में से सारे H+ निकाल दूं, तो भी मेरा क्या बनेगा सल्फाइड। ये इस चीज की एप्लीकेशन थी। मतलब अनायंस भी हमने ऐसे रट्टे जो मारे होते हैं ना, उसका तरीका होता है ये, कभी भी अगर इक एसिड में से मेरे जो H+ निकालने बनता है वो 8 होता है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल दो 8, या अस में से सारे हाइड्रोजन निकाल दो, वो भी 8 बनाता है। अब बात है आइड कौन होते हैं। आइड, आइड में तुम्हें क्या करना है, जो मेरा न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल कोई भी एटम होता है, उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एग्जांपल, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या होता है इसका नाम ऑक्साइड। सल्फर को कितने चाहिए 2, इसको कितने चाहिए 1, इसको कितने चाहिए, नाइट्रोजन कितने चाहिए, तो ये सारे मेरे क्या हो गए आइड लग जाएंगे, ऑक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, नाइट्राइड। समझ रहे हो, तो ये कुछ कहीं से भी उठा के नहीं लाए हुए, ये हमें पताया ही नहीं जाता कभी, इसलिए हमें दिक्कत होती है। अब ध्यान रखना इस चीज का, मैं उधर वाला नोट टप कर देता हूँ, इतने तुम नोट कर लो। टाइम हो गया क्या, चलो फिर ये इसकी एप्लीकेशन है, जो तुम आज तक रट्टे मारते आ रहे हो, कल करेंगे, ठीक है, कल आते ही धमाकेदार चीज स्टार्ट कर देंगे। अरे कल तो नहीं है, अब तो नेक्स्ट वीक होगी, कल तो तुम पढ़ोगे ऑर्गेनिक। ठीक है, एक्चुअल टाइम क्या हुआ वैसे, टाइम तो पढ़ा था अभी। भाई रुक जाओ खत्म करके जाओ, ये टॉपिक तो खत्म कर लो, अगली क्लास में फिर दिक्कत होगी, वापस रुक जाओ। भाई ऐसे उल्टे काम ना करो, विश्वास ही नहीं करूंगा आगे तुम पे।
ये तो भगवान की दया से मेरे पास घड़ी है, वरना तू मुझे पागल बना जाओ। ठीक है रोहित, आगे से भाई तेरे पे विश्वास खत्म। ठीक है, तो अनाइंस की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन पर मेरा क्या होगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इनको ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या बनेगा, सीधा ट्रिक्स है, ध्यान समझना। कभी भी अगर मेरा आइट आयन होगा, आइट आयन, ठीक है, या अनायन बोल लो या आयन बोल लो, वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में। समझ रहे हो, अगर मेरा अस एसिड होगा, अस एसिड, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक एसिड में। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया मेरा, जैसे ये सल्फ, ये था, क्या नाम था इसका, इसका क्या नाम था, सल्फाइड। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन कर दूंगा क्या बन जाएगा, सल्फेट। अब मेरा H3PSO4 या H2SO4 कर लो, H2SO4 था, ठीक है, या H2SO3, उसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या बनेगा, H2SO4। मतलब क्या हो गया, सल्फाइड से सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फ्यूरस एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड। समझ गए क्या हो गया, रिडक्शन कराएगा ही नहीं वो। तुम बताओ, किसी ने ये नहीं बोला था इसका ऑक्सीडेशन करे तो क्या होगा, क्योंकि अपने मैक्सिमम में है, उसको कहां पर भगवान के पास भेजना थोड़ी है भाई, वो अपने +6 में है, +6 से ऊपर कहां जाएगा, तो यहाँ पर हमें जरूरत ही नहीं है। अगर SO4 मुझे दिख रहा है ना, उसको देखो ही मत, मतलब वो पहले ही है, उसका रिडॉक्स ना कराओ, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। ठीक है, अगली बात है, अगर मुझे कैटाइंस की करनी है, कैटाइंस, कैटाइंस में मेरा क्या होगा, मेरा अस कन्वर्ट हो जाएगा इक में। मतलब Fe2+ को क्या बोलते हैं, फेरस, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक में। फेरिक क्या होता है, Fe3+। ठीक है, साथ साथ नोट कर रहे हो ना। अगर मेरा आइड आयन है, आइड, आइड अनायन है, आइड अनायन में क्या होगा, आइड अपना कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल में। मतलब क्या हो गया, जैसे मेरा फ्लोराइड था, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F2 में। मेरा जैसे एक ये हो गया, और जो इंपॉर्टेंट है वो है S2 नेगेटिव, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S8 में। समझ रहे हो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आयोडीन, आयोडीन के साथ घपले हैं। आयोडीन डिपेंड करता है कौन सा मीडियम है, अगर H+ होगा तो I2 में जाएगा, अगर वो बेसिक मीडियम होगा तो वो जाएगा IO3 नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट है, आधे बच्चे यहीं पर अपने क्वेश्चन में उनको लगता है भाई I2 में जाएगा, वो IO3 में भी जा सकता है अगर बेसिक मीडियम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक का पार्ट ये वाला। और अगर मैं बोलूं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का क्या होगा ऑक्सीडेशन में, वो तो ऑक्सीडेशन करेंगे नहीं, कितना जाएंगे भाई। ठीक है, तो अगर मैं Na+ की करता हूँ कहाँ जाएगा वो, भगवान के पास थोड़ी पहुंचाना है, पढ़ा रहने दो। तो वो लिख लो, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन। मैं बचपन में, पता है बचपन में इन द सेंस जब तुम्हारे जितना था, अभी मेरा इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मेरा क्या H2O2, मेरी कंफ्यूजन पता है क्या होती है, मैं वो बता रहा हूँ। H2O2 है ना, कई बार हम लिख देते थे उसको H2O2 ओ H2O + O2, और कई बार लिख देते थे O2। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है, मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि भाई अपनी मर्जी से क्यों कर रहे हैं ये, क्या। तो ध्यान रखना, ये कब होता है, जब H2O2 सेल्फ डिकम्पोज होता है, और नीचे वाला कब होता है, जब मैं H2O2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो ध्यान रखना, तुम्हारे भी आगे जाके दिक्कत आ सकती है कि H2O2 को कभी हम ये लिख देंगे, कभी वो। ये कब होगा, जब वो सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन ये कब होगा, जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसको रिएक्ट करूंगा। तो यहां तक अगर हो गया ना, तो अगली क्लास में दिक्कत नहीं आएगी, वरना बेसिक से दोबारा बताना पड़ता है।